Hello children, today we are going to discuss about chapter 3 ruling the rural area, and our topic is the effects of the revenue system introduced by the British India. So क्या क्या रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश इंडिया के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और जरदारी सिस्टम जो थे उसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो इफ़ेक्ट्स था परमानेंट सिस्टम या जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ा। तो ये एक एब्यूजिव रेवेन्यू पॉलिसी था। एब्यूजिव का मतलब हो गया कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे पीसेंट्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली फैमिन्स आ रहे थे देश में, या फिर हम कहें कि भुखमरी शुरू हो गई थी। जो फार्मर्स के कंडीशंस थे वो डिटेरियोरेट हो रहे थे या वो ख़त्म हो रहे थे, बिल्कुल फार्मर्स रूइंड हुए जा रहे थे या बर्बाद हुए जा रहे थे। और ज़मींदार जो थे उन्होंने फार्मर्स के पोजीशन को ठीक करने के लिए या फिर उनके फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ज़मींदारी या रेवेन्यू कलेक्ट किया। अब जो एग्रीग्रियन राइट्स यानी जो फार्मर्स थे, अब वो दंगा करने पे उतारू हो गए थे, और इस वजह से उनको ये जो पॉलिसीज़ थी, रेवेन्यू पॉलिसीज़, इसकी वजह से बहुत सारा धन देना पड़ रहा था। और इस धन के लिए कभी कभी वो अपने लैंड को सेल कर देते थे या फिर उसको बंधक रख देते थे या गिरवी भी रख देते थे। तो मनी लेंडर्स का भी इसमें बहुत रोल था। ये जो एब्यूजिव पॉलिसी था या किसानों को बर्बाद करने की जो पॉलिसीज रेवेन्यू का वो लेकर आए थे, इसमें मनी लेंडर्स का भी रोल था। मनी लेंडर्स क्योंकि ज़मींदारों को धन देना ही है, जो भी राइट्स होते थे या जो किसान होते थे उनको ज़मींदारी देनी है या उनको टैक्स देना है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो टैक्स देने के लिए अपने लैंड को या तो गिरवी रख देते थे या बेच देते थे ज़मींदारों को। तो ज़मींदारों को भी इससे फ़ायदा होता था कि अगर किसी भी हालत में अगर जो किसान है वो अगर पैसा सूद और पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसके लैंड को भी वो लोग कब्जे में ले लेते थे। तो ये जो सिस्टम था, इससे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे कि मनी लैंडर्स के चक्रव्यूह में फंसकर वो लोग चक्रवर्ती एक ब्याज लेते थे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, और इसमें फंसकर उनके कर्ज में फंसकर बहुत सारे पीसेंट्स जो थे उनके लैंड्स जो थे उनसे छीने जा चुके थे, या अब वो लैंडलेस पीसेंट यानी बिना खेत के किसान हो गए थे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है कल्टीवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में बढ़ने लगा तो एक डिमांड बढ़ गया कमर्शियल क्रॉप्स का, जैसे कि टी हो, कॉफ़ी हो, इंडिगो, जूट, ऑयल, शुगर कैन, मलबरी, रबर, इन सब का डिमांड बढ़ गया। और इंडिया में इस सब के बहुत बड़े बड़ी खेती होने लगी, और इन खेती को ये लार्ज स्टेट्स में होने लगे और इनको प्लांटेशन कहा जाता था। तो टी प्लांटेशन असम, बंगाल, केरला में शुरू हुआ। वहीं इंडिगो, पॉपी, इंडिगो यानी होता है नील, पॉपी अफीम और जूट, इसकी भी खेती होने लगी बंगाल और बिहार में। तो ये जो प्लांटर्स थे यानी ये जो प्लांटेशन ऑनर्स थे, इन्होंने ट्राइबल्स को एंगेज किया इन प्लांटेशंस में, यानी ये लोग ट्राइबल्स से खेती करवाते थे और उनको बहुत ही कम सैलरी देते थे, एकदम थोड़ा सा सैलरी देकर उनसे सारा दिन 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक वो खेती करवाते थे या बागानों में काम करवाते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे। और इसकी वजह से एक तो जो किसान थे वो उनकी ज़मीनों को हड़प कर प्लांटेशन बना दिया गया था। उसके बाद लोगों को खेती करने नहीं दी जाती थी, लोगों को ज़बरदस्ती फार्म में या फिर इन प्लांटेशंस में काम करवाया जाता था। इससे बार बार फेमिन्स आने का एक खतरा बनने लगा। तो इंडिगो जो था एक नेचुरल ब्लू डाई था। इंडिगो की खेती की जाने लगी, एक नेचुरल ब्लू डाई जैसे हम लोग जानते हैं नील से
कपड़ों को रंगा जाता है, नील की खेती की जाने लगी और कपड़ों को इससे रंगा जाने लगा। और पहले इंग्लैंड में ये सप्लाई होता था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो ये पूरा भार जो था वो भारत के ऊपर पड़ गया और भारत से इंडिगो की ज़्यादा से ज़्यादा खेप मंगवाने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी गई। 1910 तक इंडिया ने इंडिगो मार्केट को पूरा डोमिनेट कर लिया था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिगो था वो इंडिया से ही जाता था। और इसके एवरेज में इंग्लिश जो कंपनीज थी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करती थी, इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा या रिटर्न में फ़ायदा होने लगा। तो इसीलिए इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया गया और ये दो तरह से की जाने लगी। यानी पहले या तो जिसके पास खेत है वो अपने खेत में करता, तो दो तरीकों से इंडिगो की खेती की जाने लगी इंडिया में, वो था राइट और नीज। राइट का मतलब जो व्यक्ति अपने ज़मीन का खुद ऑनर है या ज़मीन जिसकी है उसको राइट्स कहा जाता था। तो जो राइट सिस्टम था इसमें प्लांटर्स जो थे ये एग्रीमेंट करते थे राइट से और प्लांटर्स मनी देते थे एडवांस में, कम रेट्स इंटरेस्ट के रेट्स पे वो मनी एडवांस में देते थे ताकि इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो किया जा सके। प्लांटर्स जो थे वो सीड्स भी देते थे, टूल्स भी देते थे और ताकि जो ये क्रॉप है या इंडिगो का जो फसल है उसकी देखभाल की जा सके। कल्टीवेटर का जितना ज़मीन होता था उसके 25% एरिया में उसको इंडिगो ग्रो करना था। अगर वो एग्रीमेंट कर रहा है तो 25% एरिया में इंडिगो उसको ग्रो करना था, ये एक मस्ट था। और एक बार जब इंडिगो क्रॉप पूरा हो जाता था या उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता था, हार्वेस्ट करके यानी इसको काट कर और उसको प्लांटर्स को डिलीवर कर दे दिया जाता था, उसके बदले में फिर से एक नया लोन मिल जाता था। तो ये अनएंडिंग साइकिल था, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता था। एक बार लोन दो, फिर खेती करो, खेती फिर समाप्त हुई, फिर दोबारा अंग्रेज लोन देते थे। तो ये अनएंडिंग प्रक्रिया थी। इंडिगो की खेती जो है, इंडिगो जो प्लांट है, इससे खेती की उर्वरकता यानी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती थी और ये फार्मर्स को चांस नहीं मिलता था कि वो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके और वो सॉइल को भी एग्जॉस्ट करता था। और इसी वजह से जो भी इंडिगो हार्वेस्ट करते थे वो राइस या वीट वो उस लैंड में ग्रो नहीं कर पाते थे, जिससे कि फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था। नीज सिस्टम क्या था? नीज एक दूसरा कल्टीवेशन का सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन का, जिसमें प्लांटर्स जो थे वो या तो लैंड खरीदते थे या उसको रेंट पे लेते थे, यानी या तो वो ब्याज पे लैंड को ले लिए या फिर लैंड जो है वो पीसेंट से खरीद लिया जाता था। इसके अलावा जो पर्सनल इक्विपमेंट्स है, जैसे खेती के लिए जो चीज़ चाहिए, जैसे हल चाहिए, कार्ट्स चाहिए, बुलक कार्ट्स, ये सब कुछ जो है वो उस पीसेंट का होता था, यानी उस जो किसान था उसका होता था। और ये डेली वेजेस पे फिर उस किसान को हायर करके और इससे खेती करवाते थे। तो इस तरीके से ये नीज कल्टीवेशन किया जाता था और ये भी सारा समय यानी पूरे साल फार्मर जो है वो एंगेज रहता था नीज कल्टीवेशन में और वो फिर दूसरे क्रॉप्स की खेती नहीं कर पाता था। तो एक तरह से हम मान लें कि नीज हो या राइट सिस्टम हो, इन सब में किसानों को ये फ्रीडम नहीं था कि वो दूसरे अनाजों की खेती कर सके या फिर वो दूसरे चीज़ों का उत्पादन कर सके, जिससे कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ रहा था। उनके फूड क्रॉप्स भी नहीं होते थे, पैसे भी अच्छे नहीं मिलते थे। तो ये बहुत ज़्यादा दमनकारी था फार्मर्स के लिए, मिड 19th सेंचुरी में बहुत दमनकारी था। इसी की वजह से जो फार्मर्स थे बंगाल में, उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया, विद्रोह शुरू किया 1815 से 60 के बीच में यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ, यानी जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उनके खिलाफ ये शुरू हुआ रिबेलन, या हम कह सकते हैं विद्रोह शुरू हुआ।
राइट्स जो थे उन्होंने रेंट्स पे करने से मना किया, उन्होंने प्लांटर्स को यानी जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनके इंडिगो फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। वुमेन्स ने भी इस आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और इस रिविलन का इस जो विद्रोह था इसको बंगाल के एजुकेटेड क्लास पीपल थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। इसको वहाँ के ज़मींदार्स ने भी, लोकल ज़मींदार्स ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से ज़मींदारों की ज़मींदारी छीन के जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उनको ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दी थी। इस वजह से यहाँ के जो ज़मींदार्स थे उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मोबिलाइज किया राइट्स को, जो राइट्स थे यानी जो किसान थे उनको मोबिलाइज करना यानी उनको कन्विंस करना कि वो रिवोल्ट करें। ऑफिशियल्स तो जो थे गवर्नमेंट के उन्होंने इस सिचुएशन को इंटरवीन किया और चाहा कि इसको कंट्रोल कर ले। इसके लिए इंडिगो कमीशन का गठन हुआ और इस कमीशन की इंक्वायरी में ये पाया गया जो इंडिगो प्लांटर्स थे ये बहुत ऑप्रेसिव थे, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाया यहाँ के किसान, वहाँ के इंडिगो प्लांटर्स जो किसान थे उनके साथ अत्याचार किया, उनके साथ जाति की। और इसीलिए ये जो गवर्नमेंट थी उसने डिक्लेयर किया कि जो राइट्स हैं यानी जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं उनको इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने इस तरह का एक फरमान जारी किया। इसीलिए इंडिगो प्लांटेशन अब बंगाल से शिफ्ट होके दरभंगा और प्रेजेंट डे जो बिहार है चंपारण यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 1866 और 68 के बीच में दरभंगा और चंपारण में भी सेम इसी तरह के सिचुएशंस अराइज हुए और वहाँ के नील के खेती करने वाले लोग, नील फार्मर्स ने भी वहाँ पे एजिटेशन यानी विद्रोह शुरू कर दिया और ये इंडिगो प्लांटेशन के लिए फाइनल ब्लो था यानी आखिरी अल्टीमेटम था। और लास्टली ये 1917 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने चंपारण वो आकर और नील की खेती करने वाले किसानों के लिए यहाँ पे आंदोलन शुरू किया। तो इस टॉपिक से हम इस चैप्टर का अंत करते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।